हाँ, वेलकम चिल्ड्रन। अभी पिछले टर्म में हम लोग बात किए थे अपना पहला चैप्टर पुष्पीय पौधों में जनन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे मानव में जनन। जनन की परिभाषा आप जानते हैं, अपने ही जैसे जीवों को या अपने ही जैसे उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। और मानव में जो जनन की प्रक्रिया होती है, मानव के जनन की बात हम करेंगे तो दो प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जैसे मानव की अगर हम बात करेंगे तो मानव विविपैरस होता है, यानी बच्चा देने वाला होता है। और जो बर्ड्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, दे आर ओविपैरस। व्हाट यू मीन्स बाई ओविपैरस एंड विविपैरस? तो देखिए बच्चे, यहाँ छोटे से शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि अगर अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय के अंदर होता है तो वो विविपैरस कहलाता है। और अगर भ्रूणीय विकास व्हेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जब शरीर के बाहर भ्रूण का विकास होता है तो वो ओविपैरस कहलाता है। बच्चों, आप लोगों का बहुत शिकायत आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं। इसके लिए आपको हिंदी मीडियम में क्लास अवेलेबल कराया जा रहा है हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना की तरफ से, जिसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी अध्यापक हैं। अनूप मिश्रा जी हैं मैथमेटिक्स के लिए, उनकी वीडियो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी, आसान शब्दों में मिलेगी। राकेश त्रिपाठी जी हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। हालांकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझा जाता है, वो बेटर होता है। लेकिन आप लोग चूंकि ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आता है अंग्रेजी, इसलिए इनको स्पेशल कहा गया है कि आप हिंदी मीडियम में समझाएं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान भी हमको हिंदी मीडियम में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को देखिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए कि ये हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज से हिंदी मीडियम में आपके पास वीडियो अवेलेबल हो रहा है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मानव के जनन प्रक्रिया की। तो मानव विविपैरस होता है। तो सबसे पहले हम यहां देखें विविपैरस। विविपैरस यानी बच्चा देने वाला प्राणी। तो जब भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विविपैरस, जरायुज। दूसरी चीज हम आपको बता रहे थे कि मानव जो होता है यह एकलिंगी प्राणी होता है, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन ह्यूमंस। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात कि नर अलग होता है और मादाएं अलग होती हैं। नर के शरीर की संरचना, शारीरिक बनावट अलग प्रकार की होती है और मादाओं के शरीर की संरचना और बनावट अलग प्रकार की होती है। तो बच्चों, हम बात करेंगे मानव में जनन की, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि नर के जनन अंग क्या क्या होते हैं। तो जब हम नर के जनन अंग की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में, यानी वृषण के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट्स में बच्चों, एसेसरी डक्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले रेट टेस्टिस। एसेसरी डक्ट में रेट टेस्टिस, दैट इज रेट टेस्टिस। सबसे पहले रेट टेस्टिस, उसके बाद वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया और वास एफरेंशिया के बाद ये बड़ा सा एपिडिडाइमस। सबसे पहले रेट टेस्टिस,
ये एसेसरी डक्ट की बात कर रहे हैं। रेड टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया से आगे ये एपिडिडाइमस, ये बड़ा सा कॉमा के स्टेप में एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस के बाद एजेकुलेटरी डक्ट और एजेकुलेटरी डक्ट के बाद ये यूरेथ्रा। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एसेसरी डक्ट। अब थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, तो बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, ये बड़ा सा यूज बैग लाइक स्ट्रक्चर, वन पेयर ऑफ यूज बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स। ये इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड, बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर इसके बाद काउपर्स ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरिनियल ग्लैंड। तो बच्चों ये जो पेरिनियल ग्लैंड होता है ये एनस के समीप पाया जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार का गंध निकलता रहता है। तो ये बच्चों ये हो गया हमारा मेन जो पार्ट होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी मानव में नर जनन की जब हम बात करेंगे तो इसको तीन भागों में बांट दिए। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके बारे में जिसमें हम केवल टेस्टिस की बात करेंगे। दूसरा एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में आपका यहाँ रेड टेस्टिस से लेके और ये एजेकुलेटरी डक्ट तक ये सब कुछ आ जाता है डक्ट में। और थर्ड नंबर पे एसेसरी ग्लैंड्स की जब हम बात करेंगे तो एसेसरी ग्लैंड में ये सेमिनल वेसिकल्स, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये काउपर ग्लैंड और एक बैक पोर्शन में होता है पेरिनियल ग्लैंड्स। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। और फिर चौथे नंबर पे हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग में बच्चों ये पेनिस जो होता है ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, आउटलुक के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये हम चार भागों में इनको बांट के पढ़ते हैं। पहला ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे नंबर पे एसेसरी डक्ट्स, तीसरे नंबर पे एसेसरी ग्लैंड्स, चौथे नंबर पे एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये चार भागों में बांट के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चर्चा करते हैं। तो बच्चों अब हम एक एक ऑर्गन की बात करेंगे, इनको डिस्क्राइब करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम टेस्टिस की बात करते हैं, वृषण की बात करते हैं। तो मानव में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है, मानव में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है जो कहां पे स्थित होता है तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक छोटे से शैक में जिसको स्क्रोटम कहते हैं यानी वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण कोश में ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दुविधाएं होती हैं, उनकी चर्चा हम कर लें। प्रायः सभी स्तनियों में जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के बाहर सैक्रोटल सैक में स्थित होते हैं यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे हाथी हो गया, व्हेल हो गया, इनमें जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वो उदर गुहा के बाहर नहीं होता है, हाथी में और व्हेल में। ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। दूसरा चीज इसमें एक और हम बात करते हैं आपसे, जो रैट होते हैं, जो बैट्स होते हैं, जो बियर होते हैं, इनमें टेस्टिस केवल जनन काल के दौरान एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं और जैसे ही जनन काल खत्म होता है तो फिर ये एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। यानी केवल जनन के समय ये टेस्टिस शरीर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा ये शरीर के अंदर रहते हैं। एक और चीज इसमें जाने,
प्रेगनेंसी के 6 से 7 सप्ताह के बाद, यानी गर्भ धारण करने के बाद लगभग 6 से 7 सप्ताह के बाद जब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है तो 7 सप्ताह में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल जाता है। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में हम यही फिगर देखते हैं, इसीलिए अल्ट्रासाउंड 7 सप्ताह के बाद का होना चाहिए होता है, जिससे हम भ्रूण की पहचान कर पाते हैं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर 6 से 7 सप्ताह के बाद आते हैं, आफ्टर द प्रेगनेंसी, यानी गर्भ धारण करने के 7 सप्ताह के बाद। अभी 1-2 टर्म और इसमें आप जान जाएं, जैसे कुछ कंडीशन में टेस्टिस जो होता है उस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता है। टेस्टिस जो होता है कुछ बच्चों में आप देखेंगे कि वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाएगा, वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म व्हेन द टेस्टिस इज नॉट रिच्ड इन स्क्रोटम। जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंचेगा, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएगा, तो इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। दूसरा चीज कि जब, जैसे आपको हमने शुरुआत में बताया कि एक पेयर होते हैं टेस्टिस के, तो ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें केवल एक ही टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है, एक टेस्टिस बनता ही नहीं है, तो इसको कहते हैं मोनोआर्किडिज्म। जब किसी प्राणी में एक ही टेस्टिस पाया जाएगा तो इसको मोनोआर्किडिज्म बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें कहते हैं पॉलीआर्किडिज्म, व्हेन मोर देन 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल बॉडी। जब किसी एक ही व्यक्ति में 2 से ज्यादा वृषण पाए जाएं तो इसको पॉलीआर्किडिज्म कहते हैं। और जब दोनों टेस्टिस फ्यूज हो जाते हैं, दोनों वृषण आपस में संगलित हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं सिनऑर्किडिज्म। तो बच्चों ये टेस्टिस की बात हो गई। अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ये स्क्रोटम होता है, ये स्क्रोटम में ये जो टेस्टिस होते हैं ये बाहर निकले हुए होते हैं, उदर गुहा के बाहर लटके हुए होते हैं। क्यों उदर गुहा के बाहर लटके होते हैं? बिकॉज the temperature required for spermatogenesis is below than 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी। जो तापमान आवश्यक होता है स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया के लिए, वो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए हमारे शरीर के तापमान के। यही कारण है कि ये स्क्रोटम में आ जाते हैं टेस्टिस। एक सर्वे आप करेंगे, आपको ज्ञात होगा कि ऐसे लोग जो भट्टियों पे काम करते हैं, जो हाई टेम्परेचर रीजन में काम करते हैं, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है और उनमें सीमेंस का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है और वे नपुंसक होते हैं। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है बच्चों। तो ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में एक जोड़ा टेस्टिस शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रत्येक स्क्रोटम में, ये प्रत्येक वृषण कोश में एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट्ट पाया जाता है। इस पट्ट में दोनों तरफ एक एक टेस्टिस उपस्थित होते हैं, दोनों तरफ एक एक वृषण उपस्थित होते हैं। और ये जो स्क्रोटम है, यह स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से इनगुइनल कैनाल द्वारा ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। ये जो स्क्रोटम है, ये जो वृषण कोश है, यह एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है। किसके द्वारा? इनगुइनल कैनाल के द्वारा। हिंदी में कहते हैं बच्चों वंक्षण नाल। तो कोशिश करो आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको आप अंग्रेजी में याद करें, आपको हिंदी कठिन होगा इसके लिए। तो ये इनगुइनल कैनाल यानी वंक्षण नाल के द्वारा ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। अब अगला चीज इसमें देखें, ये जो टेस्टिस यहाँ पे स्थित है, ये जो वृषण इसमें स्थित होते हैं, तो ये जो वृषण है यह इस इनगुइनल कैनाल में एक और कार्ड होता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड।
ये स्पर्मेटिक कार्ड के द्वारा पेल्विक कैविटी से जुड़े हुए होते हैं, यानी उदर गुहा में पेल्विक से ये जुड़ने का काम करता है। तो ये टेस्टिस की आउटलुक की बात हो गई, ये वृषण के बाह्य संरचना की बात हो गई। अभी हम टेस्टिस के आंतरिक संरचना की बात करेंगे, वृषण के आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो आंतरिक संरचना में हम देखें, ये जो प्रत्येक वृषण होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, प्रत्येक वृषण की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इनकी मोटाई लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस का जो भार होता है वो लगभग होता है 20 से 25 ग्राम। प्रत्येक वृषण एक सघन आवरण से घिरा होता है। ये जो अगर टेस्टिस की हम बात करें तो प्रत्येक टेस्टिस एक सघन आवरण से घिरा हुआ होता है, यानी अगर यहाँ पे हम देखें ये टेस्टिस है तो यह एक कंडेंस मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड होता है, ढका होता है, सघन आवरण से ढका होता है। और ये जो आवरण होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं, इनको कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। ये जो इनका आवरण होता है जिनको हम संयुक्त रूप से कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल, और यह 3 लेयर में डिवाइड होता है, 3 भागों में बटा होता है। ये सबसे पहला ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरे नंबर पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरे नंबर पे ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर होते हैं जो वृषण के चारों तरफ सघन आवरण होता है। इस सघन आवरण में हम देखें तो 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया और उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ये जो 3 आवरण होते हैं जिसमें हम देखें सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनलिस की बात करते हैं। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहरी और बहुत ही पतला अधूरा आवरण होता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहरी, पतला और अधूरा आवरण होता है। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह सघन श्वेत तंतुओं का बना हुआ मोटा आवरण होता है। सघन श्वेत तंतुओं का बना हुआ ये मोटा आवरण होता है, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। और तीसरे नंबर पे हम ट्यूनिका वैस्कुलोसा की बात करते हैं। तो ट्यूनिका वैस्कुलोसा यह सबसे भीतरी महीन कोशिकाओं का संयोजी ऊतक का बना हुआ जाल होता है। तो इस प्रकार बच्चों टेस्टिस 3 आवरण से घिरा हुआ होता है। अब इसमें हम देखें ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये जो मिडिल लेयर है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी ये जो मिडिल लेयर, ये टेस्टिस में अंदर की ओर धंस के लगभग 250 छोटे छोटे लाक्यूल्स में, छोटे छोटे पालियों में इनको डिवाइड कर देता है। ये छोटे छोटे लाक्यूल्स हो गए बच्चों, छोटे छोटे पाली। तो लगभग 250 छोटे छोटे पालियों में इनको विभक्त कर देता है। और प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। यानी ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंस के प्रत्येक टेस्टिस को लगभग 250 छोटे छोटे पालियों में यानी लोब्यूल्स में डिवाइड करती है। और प्रत्येक पाली में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि एक वृषण में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से 250 को, यानी
750 पतली पतली महीन नलिकाएं होती हैं जिनको हम वृषण नलिकाएं कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, यानी शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं के साथ कुछ छोटे छोटे कोशिका भी पाए जाते हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके साथ। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लैडिग सेल। लैडिग सेल कहते हैं। और ये जो लैडिग सेल है जिसका खोज किया था फ्रांज लैडिग ने, लैडिग ने इसका खोज किया था और इसी खोजकर्ता के नाम पे इनका नाम पड़ गया लैडिग सेल। इनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, और इस सेल का काम क्या होता है? यह एक प्रकार का एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और इनका काम होता है, यह नर हार्मोन यानी एंड्रोजन का सिक्रीशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है यानी जो नर हार्मोन है, यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का डेवलपमेंट करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करवाता है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी आप देखेंगे 10 बरस अप्रॉक्स, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के सेम बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। अंतर कहाँ से आता है? 12 बरस के बाद से अंतर आना शुरू होता है। सबसे पहला अंतर क्या दिखाई देता है? ये जो वॉइस होता है, ये जो स्वर होता है, ये पुरुषों में भारी हो जाता है। भारी क्यों हो जाता है? ये जो लैरिंक्स होता है ये मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, ये बाहर की ओर उभर जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है। जबकि महिलाओं में ये जो स्वर यंत्र है, लैरिंक्स है, ये अंदर ही रहता है और उनकी आवाज़ पतली होती है, सुरीली होती है। दूसरा चीज़ क्या होता है? कंधों का चौड़ा हो जाना। पुरुषों में कंधे चौड़े हो जाते हैं, महिलाओं में कंधे चौड़े नहीं होते हैं। ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कुल्हे की चौड़ाई बढ़ जाती है महिलाओं में, पुरुषों में कुल्हे की चौड़ाई कम रहती है। शरीर पे अनावश्यक बालों का उग जाना, ये पुरुषों का लक्षण है। ये टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन्स के प्रभाव होते हैं। दाढ़ी मूंछ का निकल जाना, शरीर पे, पूरे शरीर पे घने बालों का पाया जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये लैडिग सेल्स के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, उन हार्मोन के द्वारा होता है। तो लैडिग सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, जो एक प्रकार का नर हार्मोन होता है। तो ये हो गया टेस्टिस, जिसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्टिस में सबसे पहले आपको बताया कि 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके बाद हम आपको बताया कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये अंदर की ओर धंस के इसको अनेक छोटे छोटे पालियों में डिवाइड कर देता है। तो अनेक पाली कितने? यानी 250 छोटे छोटे पाली होते हैं और प्रत्येक पाली में अत्यंत महीन कुंडलित यानी लगभग 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं लैडिग सेल। और ये लैडिग सेल, इनको पहले इंटरस्टिशियल सेल बोलते थे, लेकिन इनका खोज किया था फ्रांज लैडिग ने, इसलिए इनका नाम लैडिग सेल रख दिया। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की क्या विशेषताएं होती है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल
सर्टोली सेल्स। ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनियल, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और दूसरी होती है सर्टोली। तो बच्चों ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक स्पर्मेटोगोनियल सेल और दूसरी सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल का काम क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्मेटोगोनियल सेल का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और सेकंड सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यानी जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये काम करता है सर्टोली। इसको नर्स सेल भी कहते हैं, इसको पोषण कोशिका भी कहते हैं। और क्यों इनका नाम सर्टोली रखा गया? क्योंकि एनरिको सर्टोली ने इसका खोज किया था। एनरिको सर्टोली ने इनका खोज किया था, इसी खोजकर्ता के नाम पे इसका नाम सर्टोली कोशिका रख दिया गया। यह न्यूट्रिशन का काम करता है। अब देखें, ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सभी के सभी ये शुक्रजनन नलिकाएं इस रेट टेस्टिस में आके खुलती है। रेट टेस्टिस नलिकाओं का एक जाल होता है और इस जाल में ये सभी के सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुल जाते हैं। और ये जो रेट टेस्टिस में खुल गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो अब ये रेट टेस्टिस से पतली पतली महीन नलिकाएं निकलती हैं, जिनको कहते हैं वैसा एफरेंशिया। इनको कहते हैं वैसा एफरेंशिया। वसा एफरेंशिया। तो ये रेट टेस्टिस जो होता है, ये वसा एफरेंशिया के द्वारा एक कॉमा के सेट में नली में जाके खुलता है, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमस। ये जाके खुलता है एक नए से संरचना में, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमस। तो बच्चों, ये हमारा पहला जो पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यानी टेस्टिस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके। आप इस वीडियो को देखिएगा, दोहराइएगा, जो ना समझ में आए फिर आप अगले टॉपिक पे अगले दिन हम फिर बात करेंगे। उसमें एक रैपिड रिवीजन भी हम इसका देंगे। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सेसरी डक्ट की बात करेंगे। मानव में नर जनन अंग में जो सहायक नलिकाएं होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे।